नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैडी के क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में। इस क्रॉप से मेनली हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे IBPS AFO हो या फिर FCI हो, RRB SO हो, नाबार्ड हो, इफ़को और इन सभी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पैडी का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, और हमने ये कोशिश की है कि जितने भी सोर्स से पैडी का कल्टीवेशन का जितना भी पार्ट मिला है सबको एक में कन्फाइंड कर दिया है, जिससे कि आपको एक ही वीडियो से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट जितना भी पैडी में है उस सभी को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर पैडी के बोटेनिकल नेम की, तो इसका बोटेनिकल नेम वानस्पतिक नाम राइजा सेटाइवा होता है, फैमिली ग्रेमनी होती है और इसका गुणसूत्र संख्या 24 होता है। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया और इंडो बर्मा। कुछ बुक्स में साउथ ईस्ट एशिया दिया हुआ है, कुछ बुक में इंडो बर्मा दिया हुआ है। और इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसका पेनिकल होता है और फ्रूट टाइप कैरिऑक्सिस होता है। और अगर बात करें कि इसकी जो कितनी प्रकार की वैरायटी होती हैं, तो ओराइजा सेटाइवा की 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है इंडिका, सेकंड होता है जपोनिका, थर्ड होता है जवानिका। और जो इंडिका होता है वो ट्रॉपिकल होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि ओराइजा सेटाइवा की वह कौन सी वैरायटी है जो ट्रॉपिकल है, तो उसमें इंडिका अगर ऑप्शन में है तो इंडिका ट्रॉपिकल है, जो कि इंडिया में ग्रो की जाती है। और जपोनिका की बात करें तो जपोनिका आपका सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट है, जो कि जापान में ग्रो की जाती है। बात करें अगर जवानिका राइस की, तो जवानिका राइस वाइल्ड और बालू राइस है, जो कि इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। और ओराइजा ग्लेबेरिमा जो है वो मोस्टली अफ्रीका में ग्रो की जाती है। बात करें अगर इसमें प्रोटीन की मात्रा, तो राइस में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 6 से 7% पाई जाती है, और ब्राउन राइस में 7.9% पाई जाती है। इसमें फैट की बात करें तो 2 से 2.5% फैट पाया जाता है। और जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसको ओराइजेनिन कहा जाता है। जो मेन कंपाउंड होता है प्रोटीन का वो ओराइजेनिन होता है, बट कुछ मात्रा में जैसे 4% लाइसिन भी पाया जाता है। और लीडिंग कंट्री की बात करें, अगर एरिया वाइज लीडिंग कंट्री, विश्व में एरिया वाइज लीडिंग कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे चाइना आएगा और थर्ड पे इंडोनेशिया आएगा। अगर बात करें कि प्रोडक्शन वाइज, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करता है वो चाइना करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया करता है और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया करता है। फिर उसके बाद बात करें लीडिंग कंट्री इन एक्सपोर्ट ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चावल का, वह कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारत उसमें सबसे नंबर 1 पे है। फिर उसके बाद थाईलैंड आता है, फिर उसके बाद वियतनाम आता है। और मेजर राइस इंपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो इंपोर्ट कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया करता है, फिर इराक सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब मंगाता है। ठीक है। इंडिया मेजर डेस्टिनेशन टू एक्सपोर्ट बासमती राइस। इंडिया से जो मेजर बासमती राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब भारत से किस देश में बासमती राइस सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, तो आपका सबसे ज़्यादा भेजा जाता है सऊदी अरेबिया में, फिर ईरान में, फिर UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में भेजा जाता है। फिर उसके बाद बात करें इंडियाज़ मेजर डेस्टिनेशन टू एक्सपोर्ट नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती राइस इंडिया से सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता है, तो सेंगल में सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, फिर बेनिन में, फिर नेपाल में सबसे ज़्यादा नॉन बासमती राइस भारत के द्वारा भेजा जाता है। इन इंडिया मेजर राइस प्रोडक्शन इन वेस्ट बंगाल, UP, AP, मतलब सबसे भारत में राइस का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में किया होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे UP आता है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश आता है। अगर एरिया वाइज बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे आता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब फर्स्ट पे आता है। पंजाब की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर हेक्टेयर उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पर हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणी है, 3346 kg इसका उत्पादन है। और राइस इज हाईएस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप अमॉन्ग ऑल सीरियल। जितने भी सीरियल क्रॉप होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन किया जाता है और राइस का किया जाता है वो प्रोडक्शन वाइज। जैसे चाहता है कि सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस क्रॉप का होता है,
तो वहाँ पे राइस आएगा। और प्रोडक्टिविटी की बात करें कि सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस क्रॉप की होती है, तो व्हीट होगी, वहाँ पे व्हीट आंसर सही होगा। ठीक है। एवरेज यील्ड की बात करते हैं तो राइस में जो एवरेज यील्ड है वो आपका 25 से 2550 केजी है। 2550 केजी आपका राइस की एवरेज यील्ड है भारत में। और जो राइस क्रॉप है वो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित फसल है, शॉर्ट डे प्लांट है और सीड प्लांट है। ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन। इसके लिए वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट उपयुक्त होता है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन फ्रेम होगा उसमें यह रहेगा ऑप्शन में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट या ऐसे करके दिया रहेगा, तो उसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सही होगा। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है। तो इसमें अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर रहता है। मतलब इसे जर्मिनेशन से लेके और लास्ट तक का जितना टेम्परेचर होना चाहिए उसके बीच 21 से 37 के बीच ही सभी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। और ब्लूमिंग की बात करें तो ब्लूमिंग के लिए आपका 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना आवश्यक होता है। अगर रिपनिंग की बात करें, रिपनिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और इसके लिए अगर बात करें कि सॉयल की, तो सॉयल कौन सी सॉयल सुटेबल होती है, तो क्ले एंड क्ले लोम सॉयल जो होती है वो इसके लिए बेटर मानी जाती है। और राइस के स्टेम को हॉर्म और कॉलम आर्म अथवा कॉलम कहते हैं। और जो राइस का ग्रेन होता है वो टाइटली कवर्ड होता है, इनक्लोज होता है लेमा और पीलिया के द्वारा, जिसको कलेक्टिवली हल कहा जाता है। और हलिंग परसेंटेज राइस में हलिंग परसेंटेज की बात करें तो 66% इसमें हलिंग परसेंटेज होता है। मेजर राइस इन इंडिया ग्रोन इन लो लैंड एरिया। जो राइस भारत में ग्रो किया जाता है मोस्टली लो लैंड एरिया में ही ग्रो किया जाता है। और एसिड सॉयल इज़ बेटर फॉर राइस। अगर राइस के लिए सॉयल की बात करें और ऑप्शन में लोम और ये लोम का ऑप्शन ना रहे तो वहाँ पे आपका एसिड सॉयल अगर दिया है तो एसिड सॉयल सही होगा। कल्टीवेशन मोस्ट सूटेबल पीएच रेंज, अगर कल्टीवेशन के लिए अगर सूटेबल पीएच रेंज की बात करें, जैसे एवरेज की बात करें तो 4 to 6 सही होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम क्वेश्चन में है तो 5 to 6.5 पीएच जो होता है वो ऑप्टिमम माना जाता है अकॉर्डिंग टू IRI नॉर्म्स। फिर उसके बाद बात करें इन दिस क्रॉप नाइट्रेट फर्टिलाइजर अवॉइडेड एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर अप्लाइड इन रेड्यूस जोन। मतलब इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को अवॉइड किया जाता है और अमोनिकल फर्टिलाइज़र को अप्लाई किया जाता है रेड्यूस जोन। रेड्यूस जोन क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडाइज जोन, जो 1 mm से 10 mm तक के जो लेयर होता है वो ऑक्सीडाइज जोन होता है। फिर उसके नीचे का जो लेयर होता है वो रेड्यूस जोन होता है। और जो अमोनिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो आपका रेड्यूस जोन में अप्लाई किए जाते हैं। और जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपका ऑक्सीडाइज जोन में अप्लाई किए जाते हैं। अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1400 से 1500 mm इसमें वाटर रिक्वायरमेंट होती है। राइस फीड सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज बेनिफिशियल। अगर जैसे राइस के फील्ड में हमेशा 5 सेंटीमीटर स्टैंड मतलब खड़ा डीप वाटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर भरा हुआ होना चाहिए राइस के फील्ड में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज रहती है और ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज मतलब दाना का फॉर्मेशन जब होता है उस टाइम 5 सेंटीमीटर खेत में पानी भरा होना चाहिए। क्रॉप की बात करें सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम। ऑस क्रॉप है वो आपका अप्रैल मई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अमन की बात करें तो जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर बात करें बोरो की तो बोरो आपका नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। जर्मिनेशन टाइप की बात करें तो जो आपका चावल में जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल होता है। इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ओनली खरीफ सीजन क्रॉप ओनली। मतलब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का वहाँ पे केवल एक ही क्रॉप ली जाती है, केवल खरीफ सीजन में ही राइस को उगाया जाता है। और कुछ रीजन्स में मतलब 2 क्रॉप्स ली जाती हैं, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट होता है इंडिया का वहाँ पे केवल खरीफ सीजन में ही इसको ग्रो किया जाता है। सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में जो चीज़ को छिड़कावा विधि बोलते हैं, छिड़कावा विधि से बुआई के लिए 100 kg पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग के लिए ड्रिल द्वारा बुआई करना है तो उसके लिए 60 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड राइस है
तो उसका 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगेगा। और यह सारा ही सिस्टम ऑफ राइस इन्फेस्टेशन मेथड जो है उसके थ्रू 5 to 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। और अगर डेपोग मेथड की बात करें तो डेपोग मेथड में 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर सीड रेट लगता है। SRI method developed by Henry de Lolani in Madagascar in India फर्स्ट SRI फर्स्ट adopted in तमिलनाडु। जो SRI को डेवलप किया था हेनरी डे लोलानी ने डेवलप किया था मडागास्कर में, और इंडिया में सबसे पहले अडॉप्ट हुआ था तमिलनाडु में SRI मेथड। और SRI प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट खरीफ सीजन में। अगर राइस को ट्रांसप्लांट करना है तो 21 से 25 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के 21 से 25 दिन पुरानी पौध को लगाया जाता है खरीफ में, और 30 से 35 दिन पुरानी पौध को रबी सीजन में लगाया जाता है। 10 से 12 दिन पुरानी पौध को SRI मेथड में लगाया जाता है। और बात करें डेपोग मेथड की, तो डेपोग मेथड में 11 से 14 दिन पुरानी पौध को लगाया जाता है। और ड्राईलैंड एरिया जो होते हैं सूखा वाले क्षेत्र, वहाँ पे आपका 30 से 35 डेज ओल्ड सीडलिंग जो होती है उसको लगाया जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो SRI मेथड में जो स्पेसिंग रहती है 25 × 25 सेंटीमीटर। और हाइब्रिड राइस की बात करें तो हाइब्रिड राइस में 20 × 15 सेंटीमीटर होता है। और ट्रांसप्लांटिंग राइस की बात करें तो 20 × 10 सेंटीमीटर ट्रांसप्लांटिंग राइस में आपका स्पेसिंग लगता है। NPK की बात करें तो 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास लगता है। इसके साथ ही 25 kg जिंक सल्फेट का भी यूज किया जाता है। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी की बात करें तो राइस क्रॉप की जो नाइट्रोजन इफिशियंसी होती है वो आपका 30 से 40% होती है। और बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होता है, मतलब जैसे नाइट्रोजन का कुछ पार्ट बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू भी इसमें मतलब राइस क्रॉप में अवेलेबल कराया जाता है। तो बायो फर्टिलाइज़र जैसे कि एल्गी हो गया, BGA, एनाबीना ऑक्जेली, या फिर एजोटोबैक्टर जो होता है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि मोस्टली राइस क्रॉप में यूज होता है। अब बात करें बुशेनिंग की, तो बुशेनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि बुआई मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 6 वीक बाद जब उसमें हम लाइट प्लोइंग करते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में, मतलब बुआई से 4 से 6 वीक बाद खेत में जब 5 से 10 सेंटीमीटर वाटर भरा रहता है तो उसमें हम लाइट प्लोइंग करते हैं और द कंट्रोल ऑफ वीड को कंट्रोल करने के लिए और फिर सॉयल एरोशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसको हम बुशेनिंग कहते हैं। पडलिंग की बात करें, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉयल एग्रीगेट्स को डिस्ट्रक्ट करना बाय मैकेनिकल फोर्स इन सॉयल विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाए रखने के लिए मोस्टली आपका पडलिंग किया जाता है राइस क्रॉप में। ठीक है। इट इंक्रीज बल्क डेंसिटी डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर डन बाई पडलर। ये आपका सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करती है। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है, जिससे कि बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। और यह इससे मेनली होता है कि परकोलेशन ऑफ वाटर, जो वाटर मतलब मिट्टी के नीचे चला जाता है वो परकोलेट नहीं हो पाता है। और फिर इसके साथ ही पडलिंग करने से वीड इन्फेस्टेशन रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो खरपतवार जमने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। और इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट के अवेलेबल होने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। इन एरोबिक राइस की बात करें तो 1 kg राइस ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए 25 लीटर ऑफ वाटर पानी की आवश्यकता होती है। और सेमी एक्वाटिक राइस में 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए 5000 लीटर ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। और इन बासमती राइस, यहाँ बासमती है, सॉरी गलत मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका बासमती होगा। बासमती राइस 0.09 ppm एरोमेटिक केमिकल पाया जाता है। और जो नॉर्मल राइस होता है उससे 10 to 12 गुना इसमें ज़्यादा एरोमेटिक केमिकल पाया जाता है। और जो एरोमा होता है बासमती राइस में वो 2-एसिटिल 1-पाइरुलिन के कारण होता है। और फर्स्ट ड्वार्फ राइस की बात करें, विश्व में जो पहली ड्वार्फ राइस आई थी वो आपका TN1 थी, टाइचिंग नेटिव 1, जिसको कि ताइवान में 1964-65 में डेवलप किया गया था। और यह आई थी इंडिया में 1964 में। ठीक है। और फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी की बात करें, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी TN1 फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी
इन वर्ड IR8 जो कि पेटा और DGO जीन के ग्रास से निकाला गया था IRRI के द्वारा। IR8 सेकंड इंट्रोड्यूस वैरायटी इन इंडिया फ्रॉम IRRI। जो IR8 था वो सेकंड इंट्रोड्यूस वैरायटी था भारत में, जो कि IRRI इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया था IR8, ठीक है, इंडिया में। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी की बात करें तो आपका जया है, जो पहली भारत की अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी, जो कि सबसे ज़्यादा उपज देने वाली राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, वह आपका जया है, जो कि TN1 और टाइप 141 के क्रॉस से डेवलप किया गया है और इसी को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और मलिंगा मसूरी जो कि CRRI सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट खड़गपुर उड़ीसा के द्वारा डेवलप की हुई वैरायटियाँ हैं। और अगर म्यूटेंट ड्वार्फ की बात करें तो आपका है जगन्नाथ सत्तारी, आपका म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी है राइस की। डायरेक्ट सीडर वैरायटी की बात करें तो आपका बाला कावेरी नगीना बाई डायरेक्ट सीडर राइस की वैरायटी है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टोलरेंट वैरायटी TKM6 है। और सैलेंटी टोलरेंट वैरायटी IR8 और लूनीश्री है। वाटर लॉग्ड एरिया के लिए वैरायटी जो सूटेबल है वो आपका जलमग्न और जलप्रिया है। वाटर लॉग मतलब जल भराव वाले क्षेत्रों में जलमग्न और जलप्रिया। और फर्स्ट हाइब्रिड बासमती इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे पहली जो बासमती आई थी वो आपका था PRH10। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ वो होगा PRH10 फर्स्ट हाइब्रिड बासमती इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व में सबसे पहले बासमती आया था वो PRH10 था। और फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉप की बात करें तो आपका CORH1 सबसे पहला हाइब्रिड था। और एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती की बात करें तो बासमती 370, 385, 1121 एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस की वैरायटी है। और पूसा बासमती 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका पूसा बासमती 1 जो है पूसा बासमती 1 यील्ड ट्वाइस फ्रॉम IRI, इसको जो बोलते हैं इसको टोडल बोला जाता है, टोडल, इसको टोडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका पूसा बासमती 1 यील्ड ट्वाइस फ्रॉम IRI आल्सो कॉल्ड टोडल, इसको टोडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और फ्रेगरेंट राइस की बात करें तो फ्रेगरेंट राइस जो है वो मेनली वो प्योर बासमती नहीं होता है, लेकिन इसको महकता बहुत है, जैसे कि PB2 सुगंध 2, PB2 को ही सुगंध 2 भी कहा जाता है, जो कि पूसा बासमती 2 है। PB1 जो है वो आपका ओरिजिनल बासमती राइस है। PB2 आपका लोकल है लेकिन बासमती के ही स्टॉक से निकला हुआ है। और PB3 और RH10 भी फ्रेगरेंट राइस की वैरायटी है, ठीक है। और अगर नॉन बासमती राइस की वैरायटी की बात करें तो इंद्रायणी, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है। और इस इंद्रायणी को अब रिप्लेस करके अम्बे मोहर को रिप्लेस करके इंद्रायणी को डेवलप किया गया है। PR126 जो वैरायटी है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। ये आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। और इसका जो मेनली यूज किया जाता है और द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, जो PR126 वैरायटी है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए डेवलप किया गया है। सुरती कोलम वैरायटी गुजरात की है। और फिर गोविंद भोग वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती है। तुलियापंजी वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती है। मोलाको लुलुलू आल्सो कॉल्ड नेल्लोर, इसको नेल्लोर भी कहा जाता है, यह आपका आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है, असम में ग्रो की जाती है और तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। मोलाको लुलुलू जो है जिसको नेल्लोर भी कहा जाता है, आपका आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु तीनों में जगह पे ग्रो की जाती है। जो पोरिटन चखाऊ है आपका डार्क रेड कलर की राइस होती है, जो कि मणिपुर में ग्रो की जाती है। पुन्नी राइस वैरायटी जो है तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। और नवारा राइस वैरायटी केरला में ग्रो की जाती है।
जोहा राइस की वैरायटी असम में ग्रो की जाती है। पीपीटी राइस की वैरायटी आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है। फेमस इन इंडिया, इंडिया में जो फेमस राइस की वैरायटी वो कौन कौन सी है? तो इंडिया में फेमस है आपका रत्ना जया, राशि त्रिवेणी, कांध्रा, ऐश्वर्या, स्वर्णप्रभा, रेड अन्नपूर्णा, ये आपका इंडिया में फेमस है। ठीक है। और अगर बात करें लॉन्ग डे वैरायटी की, मतलब जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी होती हैं 150 दिन से अधिक वाली, उसमें पोन मनी, जिसको कि CR 1009 के नाम से भी जाना जाता है। और राइस जो होता है मेनली 3 टाइप का कल्टीवेशन इंडिया में राइस का किया जाता है। फर्स्ट होता है ट्रांसप्लांटेड पडल्ड लोलैंड राइस, एक, और फिर इसमें होता क्या है, इसमें ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए 2 से 3 सीडलिंग पर हिल लिया जाता है। अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो 2 से 3 सीडलिंग पर हिल आफ्टर 18 से 22 डेज। 18 से 22 डेज जो पुरानी पौध होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है तो वहाँ पे 18 से 22 डेज के बाद इसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। और इसमें 2 to 3 सीडलिंग होते हैं, और 2 सीडलिंग होते हैं जब 25 से 30 डेज बाद, जब मीडियम डेज, जैसे मीडियम वैरायटी है तो 25 से 30 दिन बाद इसमें 2 सीडलिंग लिया जाता है। और फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है तो 35 से 40 डेज ओल्ड सीडलिंग लिया जाता है, इसमें 2 सीडलिंग पर हिल लिया जाता है। ठीक है। एल्कलाइन सॉइल की बात करें, आफ्टर 45 डेज ऑफ सीडलिंग, जो अगर एल्कलाइन सॉइल है तो वहाँ पे 45 दिन पुरानी पौध ली जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। वेट सीडेड पडल्ड लोलैंड राइस, वेट सीडेड पडल्ड लोलैंड राइस में जो सीड रेट लगता है आपका 60 kg लगता है। ये मोस्टली इसमें यही याद करना है कि सीड रेट कितना लगता है। तो जो वेट सीडेड पडल्ड लोलैंड राइस में सीड रेट लगता है 60 kg, और वाटर इन फील्ड एबव 2.5 सेंटीमीटर से एबव इसमें फील्ड में वाटर होना चाहिए जब इसमें हम राइस की बुआई करते हैं। ठीक है। और अगर ड्राई सीडेड की बात करें, ड्राई सीडेड अनपडल्ड, ड्राई सीडेड को रैनफेड भी कहते हैं। ड्राई सीडेड ये है रैनफेड अनपडल्ड लोलैंड राइस। ठीक है। जो ड्राई सीडेड रैनफेड अनपडल्ड लोलैंड राइस जो होता है, जहाँ पे पडलिंग नहीं की जाती है, पडल्ड मतलब जहाँ पे पडलिंग की जाती है, नॉन पडल्ड मतलब जहाँ पे पडलिंग नहीं की जाती है, वहाँ पे जो सीड रेट लगता है 75 kg लगता है। और यहाँ वाटर का डेप्थ होता है 3 से 5 सेंटीमीटर। यील्ड जो होता है वो नॉर्मल से 50 से 75% अधिक होता है। 50 से 75% ऑफ नॉर्मल राइस होता है, लगभग उतने का 75% तक इसमें होता है ड्राई सीडर वाले में, ड्राई सीडर रैनफेड में। अगर बात करें ड्राई सीडेड अपलैंड की, तो यहाँ पे हाइब्रिड 1, जैसे ड्राई सीडेड अपलैंड एरिया है तो वहाँ पे अगर हाइब्रिड बोएंगे तो हाइब्रिड के लिए 1 सीडलिंग पर हिल होना चाहिए। स्पेसिंग जो लगता है 20x10 सेंटीमीटर या फिर 25x10 सेंटीमीटर यहाँ पे लगता है अगर हाइब्रिड ग्रो करेंगे तो। और हाइब्रिड को ग्रो कब किया जाएगा? 21 से 25 डेज आफ्टर प्लांटिंग के 21 से 25 मतलब 21 से 25 डेज पुरानी पौध को यहाँ पे लगाया जाता है। और इसका NPK जो होता है हाइब्रिड का सबसे ज़्यादा होता है 175-60-60। SRI मेथड की बात करें तो SRI मेथड में 100 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए पर हेक्टेयर, और 1 सीडलिंग पर हिल यहाँ पे लगाया जाता है। और इसकी स्पेसिंग की बात करें तो 25 से 25 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होती है। और LCC जो होता है लीफ कलर चार्ट, इसको चेक किया जाता है मेनली अगर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हुई है तो वहाँ पे 21 दिन डेज आफ्टर सोइंग की जाती है। और अगर ट्रांसप्लांटिंग की गई है तो 14 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इसको चेक किया जाता है। 14 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग LCC चेक किया जाता है। जो मोस्टली LCC वैल्यू रहती है हाइब्रिड और अदर की, वो आपका 4 होता है LCC वैल्यू। ठीक है। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें राइस का, तो राइस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स
0.40 होता है। और सिलिका कंटेंट की बात करें तो राइस के हस्क में जो सिलिका पाया जाता है वो आपका 15 से 18% तक पाया जाता है। अगर टेस्ट वेट की बात करें तो टेस्ट वेट राइस का 25 ग्राम होता है और बासमती राइस का 21 ग्राम होता है। ऑयल इन पारबॉइल्ड राइस में जो ऑयल पाया जाता है 21 से 28%। और फिर रॉ राइस ब्रैन में जो ऑयल पाया जाता है वो आपका 12 से 18% तक पाया जाता है। और डी ऑयल्ड ब्रैन की बात करें तो इसमें 1 से 3% तक ऑयल पाया जाता है। इस वीडियो में हमने राइस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को इसमें हमने कवर कर लिया है। लेकिन इसमें जैसे जितने भी रोग बचे हुए हैं और फिर जितने भी कीट इसमें लगते हैं राइस क्रॉप में, उसको हम इसमें डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं राइस के रिगार्डिंग उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप श्योर हैं कि यहाँ से बाहर मैनुअली क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।